बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रोल होता है। उसके बाद हम लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, जो हम यहाँ पे तीन स्टेट्स को स्टडी कर रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस, ये स्टेट हम बताते ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे हैं। कोई लिक्विड लिक्विड क्यों है, तो उसका आंसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर कोई सॉलिड है तो पूछते हैं ये सॉलिड क्यों है, तो उसका आंसर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ही दिया जाएगा। गैस गैस क्यों है, तो वो गैस स्टेट भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ। जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल मैटर जो है तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस। फोर्थ स्टेट प्लाज्मा भी है, लेकिन प्लाज्मा हम यहाँ इस लेवल पे स्टडी नहीं करेंगे। तो गैस स्टेट में कहता है मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, इस वजह से तो वो गैस होती है। एक लिक्विड होता है, लिक्विड में गैस की निस्बत बहुत स्ट्रांग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसके मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं, इस वजह से वो लिक्विड होता है। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड में लिक्विड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और मॉलिक्यूल तकरीबन मोशनलेस होते हैं, एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं, वहाँ पे सिर्फ रुके होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। तो गैस गैस क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, तो इसका आंसर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये देखें कि गैस है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, वो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जितना उनको वॉल्यूम मिलेगा वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। लिक्विड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो वो जो नीचे जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो कर लेंगे, उसके ऊपर वो वॉल्यूम फ्री पड़ा रहेगा। सॉलिड जो है उनका अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और उनकी डेफिनेट शेप होती है, इस वजह से वो देखें इस क्यूब के अंदर जो उनकी अपनी शेप है, उसी शेप के साथ ही वो सॉलिड यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहता है बट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। कि गैशियस स्टेट में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है गैसेस की, उसके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं होता, इतना रोल नहीं होता इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। लेकिन लिक्विड और सॉलिड्स में काफ़ी स्ट्रांग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस वजह से वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर एज कम्पेयर टू गैशियस एज शोन इन द फिगर। तो लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें, तो गैस, अब देखें गैस में मॉलिक्यूल कितने करीब दूर दूर हैं, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है और वो फ्रीली हैप्पैज़र्डली मूव कर रहे हैं। लेकिन लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसलिए वो नीचे मिनिमम जो वॉल्यूम है वो जितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसके बाद वो ऊपर एम्प्टी है सारी स्पेस। तो इस वजह से कि इसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। यहाँ पे ये लिक्विड है, इसके लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, और ये लिक्विड स्टेट में है। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और मॉलिक्यूल तकरीबन हमें मोशन लेस नज़र आएंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होंगे, अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे। कहता है एज ए रिजल्ट लिक्विड मॉलिक्यूल डेवलप स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच अफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। के लिए अब देखें गैस के मॉलिक्यूल कितने दूर दूर हैं, इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। उसकी निस्बत अगर हम देखें लिक्विड को, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो चुकी हैं। ये फोर्सेस इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन है, एवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, काफ़ी रोल होता है। अब हम इस आने वाले लेक्चर में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रोल होता है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। कंपाउंड हैविंग स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। कि जिस कंपाउंड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी
हाई होगा। जैसे हम देखें वाटर में और पेट्रोल में बहुत वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वाटर में बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो पेट्रोल वैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ही एवेपरेट हो जाता है सारा, लेकिन वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हीट अब्जॉर्ब करेगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर वो बॉयल होगा। तो ये बातें हम आज के लेक्चर में और इससे आने वाले लेक्चर में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन वगैरह को स्टडी करेंगे। The intermolecular forces become so dominant in solid state that the molecule look motionless। कहता है लिक्विड से अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि मॉलिक्यूल हमें मोशनलेस नजर आते हैं, यानी कि हरकत नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपनी जगह पे वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और उनकी अरेंजमेंट, उनकी पैकिंग ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। दे अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, देयरफॉर दे आर डेंसर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो उनकी अरेंजमेंट ज़्यादा रेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से वो डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, लिक्विड से ज़्यादा डेंसर होते हैं सॉलिड्स। तो ये तो हमारी थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्टेट ऑफ मैटर की आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने कहा है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो डिफाइन ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे होती हैं, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो गैस है, अगर हैं तो लिक्विड है या सॉलिड्स है। तो इससे पहले हमने गैस स्टेट को स्टडी किया, गैस लॉज हमने देखे, गैस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा। आज हम लिक्विड स्टेट को स्टार्ट करते हैं और लिक्विड्स की हम टिपिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेपर एवेपोरेशन। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। लिक्विड अपनी एक ख़ास जगह ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन उस उनकी शेप कैसी होगी, वो जिस तरह का बर्तन होगा, कंटेनर होगा, उसी तरह की शेप अडॉप्ट कर लेंगे। लिक्विड अटेन शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पुट। A few typical properties of liquids are discussed here। हमारे पास पहली है evaporation। evaporation क्या होती है? The process of changing a liquid into gas phase is called evaporation। कि लिक्विड का गैस फेज में चेंज हो जाना, ये हमारा प्रोसेस है, इसको evaporation कहते हैं। इसको हम डिटेल से देखते हैं ये क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर evaporation डिपेंड करता है। तो कहता है evaporation हमारे पास रिवर्स है कंडेंसेशन का। इट इज़ रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड। अब evaporation में लिक्विड इनटू गैस और कंडेंसेशन में गैस इनटू लिक्विड। कि जो गैस है, वेपर्स होते हैं, उनको हम ठंडा करके लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और ये जो evaporation है, इसमें लिक्विड को हम हीट करते हैं और वो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो गैस फेज में चला जाता है, इसको हम कहते हैं evaporation। जैसे यहाँ ज़मीन के ऊपर पानी है, ये सन हीट की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी है वो वेपर बनकर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर वो वेपर फेज में, गैस फेज में रहेगा, फिर वहाँ पे कंडेंस होकर वो वापस बारिश की फॉर्म में नीचे आएगा, ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स बन के। तो ये ऊपर पानी जो जाता है वो गैस फेज में एवेपोरेशन है, ऊपर से जब नीचे आएगा लिक्विड बन के तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कहते हैं एवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज एब्जॉर्ब। तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिकली अगर हम देखें तो हीट के हिसाब से हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो सिस्टम हमारा होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो एवेपोरेशन कहता है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको हीट देनी पड़ेगी तो मॉलिक्यूल जो हैं उस सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चले जाएंगे। क्योंकि लिक्विड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, तो जब आप उसको हीट करेंगे तो उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो उस लिक्विड फेज में से निकल कर गैस फेज में चले जाएंगे। तो हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर वो हीट रिलीज करे तो फिर उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन एवेपोरेशन हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। Such as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 किलोजोल ऑफ एनर्जी। कि एक मोल पानी यानी कि 18 ग्राम वाटर को अगर आप कहते हैं लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करना है तो 40.7 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर होगी 1 मोल ऑफ वाटर को लिक्विड फेज से गैस फेज में, वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए।
तो ये उसका रिएक्शन है। अब इधर भी H2O है, यहाँ भी H2O है, तो यहाँ पे सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हुई है। यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, लिक्विड से गैस स्टेट में चला गया। तो जो डेल्टा H नॉट है इसकी वेपराइजेशन 40.7 किलो जूल पर मोल। कहता है लिक्विड स्टेट में होता क्या है कि मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं, उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। मेजॉरिटी जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, और बहुत थोड़े मॉलिक्यूल हैं जिनकी एवरेज से ज़्यादा होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है वो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करके उस लिक्विड वाले पोर्शन से ऊपर निकल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं अवेपोरेशन। ये आगे डायग्राम में देखें, ये देखें यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल इसी यहाँ पे मोशन में होगा, लेकिन इसी लिक्विड वाले रीजन के अंदर ही, इसी पोर्शन के अंदर ये मूव करता रहेगा। लेकिन अगर उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हुई तो फिर यह सरफेस के ऊपर आएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। सरफेस के ऊपर भी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो एक उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करना है, एक उसने यहाँ पे सरफेस टेंशन को तोड़ना है। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज होती है तो वो नहीं ख़त्म कर पाते इन फोर्सेस को, तो इसी लिक्विड वाले पोर्शन में ही वो मूव करते रहते हैं। लेकिन चंद एक मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो जब इस सरफेस के ऊपर आएंगे, उनकी एनर्जी ज़्यादा है, वो यहाँ पे एकदम झटके से इस सरफेस टेंशन को ख़त्म करके ऊपर निकल जाएंगे। जब ऊपर निकल गए तो ऊपर फिर वो गैस फेज में है। तो इस तरह से अवेपोरेशन होती है। कहता है अवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि अवेपोरेशन हर टाइम हर टेम्परेचर पे होती रहती है। अगर आप वाटर आपने धूप में रखा हुआ है बाहर गर्मी में तो वहाँ पे जल्दी हो जाएगी क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है ज़्यादा सिस्टम। लेकिन अगर आपने उसको कमरे में छाँव में रखा हुआ है तो वहाँ पे कम मॉलिक्यूल ऊपर अवेपोरेट होंगे, लेकिन अवेपोरेशन जो है वो होती रहेगी हर टेम्परेचर पे, टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। द रेट ऑफ अवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि एवेपोरेशन की जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी बर्तन में लेकर उसको हीट पे रखते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, तो उसमें से वाटर के वेपर ऊपर वेपरेट होते हुए हमें नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट अब्जॉर्ब करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है कांस्टेंट कंटिन्यूसली। तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो अवेपरेट होते रहते हैं, वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेपरेट हो रहे होते हैं कि वहाँ पे हमें नज़र आते हैं हीट के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल अवेपरेट होते हुए। लेकिन अगर हम बर्तन को वैसे हीट के अलावा रखते हैं तो वहाँ पे हमें वो मॉलिक्यूल अवेपरेट होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत कम अवेपरेट हो रहे होते हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हो रहे होते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर टेम्परेचर के ऊपर होता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये अवेपरेशन कम हो जाएगी। It increases with increase in the temperature because of increase in the kinetic energy of the molecules। कि अगर आपने evaporation का रेट हाई करना है, ज़्यादा करना है, तो आप टेम्परेचर ज़्यादा करें, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो जो सरफेस की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे वो सरफेस से बाहर आउट हो जाएंगे, तो वेपरेशन गैस फेज में चले जाएंगे। सेकंड हमारे पास है एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। कि एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, ठंडा करने का प्रोसेस है। कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे तो बाकी जो होंगे मॉलिक्यूल उनका टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा। तो उस टेम्परेचर को, हीट को जो कमी हुई है, ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो गए। अब उस रीजन में एनर्जी कम हो गई है, तो एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए मॉलिक्यूल जो है वो इर्द गिर्द से सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे। जब सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्व करेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाएगा और वहाँ पे कूलिंग फील होगी। जैसे अगर आप पेट्रोल अपनी हथेली पे रखते हैं, अपने हाथ पे पेट्रोल उसका ड्रॉप रखते हैं, तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल उसमें एवेपोरेट होंगे। तो उस ड्रॉप में से जब एनर्जी कम होगी तो वो आपके हाथ से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते रहेंगे, आपके हाथ से एनर्जी लेते रहेंगे, तो आपका हाथ वहाँ पे उसका टेम्परेचर गिर जाएगा
और आपको वहाँ पे अपने हाथ पे उस जगह पे ठंडिंग फील होगी, कूलिंग फील होगी, क्योंकि वहाँ से एनर्जी उन पेट्रोल के मालिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसलिए कहते हैं कि एवेपरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि हाई एनर्जी मालिक्यूल एवेपरेट हो जाएंगे, पीछे लो एनर्जी मालिक्यूल बचेंगे। तो वो इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए मालिक्यूल्स सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर जाएगा और कूलिंग फील होगी। अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपरेशन। ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर एवेपरेशन डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया। वेपरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द वेपरेशन एंड वाइस वर्सा। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो ज़्यादा मालिक्यूल सरफेस के ऊपर आएंगे, अगर आप सरफेस एरिया कम कर देते हैं तो कम मालिक्यूल सरफेस के ऊपर आएंगे। जितने ज़्यादा मालिक्यूल सरफेस के ऊपर आएंगे उतना ज़्यादा होगा रेट एवेपोरेशन का। फॉर एग्जांपल सम टाइम saucer is used if tea is to be cooled quickly। सासर हम कहते हैं उस पिर्च को जिस पिर्च के अंदर हम कप रख के चाय पेश करते हैं। तो कहते हैं अगर कप में चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी ना हो, जल्दी ठंडा करना हो, तो उस पिर्च में चाय डाल के उसको पिया जाता है, क्योंकि जब उस पिर्च में आप चाय को डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे हाई एनर्जी वाले वो जल्दी इवेपरेट हो जाएंगे और क्विकली उसकी कूलिंग हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज evaporation फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ saucer is more than that from the smaller surface area of a टी कप। कि चाय का कप की निस्बत जो पिच होती है, saucer होती है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब आप चाय उसमें डालेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आएंगे, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। जैसे घरों में एक और सेकंड एग्जांपल लेते हैं। घर में अगर फर्श के ऊपर पानी गिर जाता है तो आप वाइपर लेके उसको फैला देते हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो पहले कम मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे थे और ज़्यादा पानी वैसे ही खड़ा हुआ था। जैसे ही आपने उसको फैला दिया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आए और वो पानी बहुत जल्दी इवेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्श ड्राई हो जाता है। सेकंड हमारे पास फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर वही हमने पहले बात की कि ये जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और सरफेस टेंशन को ख़त्म करके ऊपर गैस फेज में कन्वर्ट होते जाएंगे। थर्ड हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये टेम्परेचर के साथ लिंक करता है थर्ड जो आपका है फैक्टर, कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी तो वो ज़्यादा हीट ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको एवेपोरेट करने के लिए। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो लो टेम्परेचर के ऊपर ही उसकी एवेपोरेशन एक अच्छे खासे रेट के साथ होती रहेगी। सपोज अगर आपके पास पेट्रोल है, मट्टी का तेल है, उसको अगर आप देखें तो पेट्रोल को ओपन छोड़ दें तो वो खुद ही उसकी एवेपोरेशन होती रहेगी और कुछ देर के बाद वो सारा ख़त्म हो जाएगा, एवेपोरेट हो चुका होगा, क्योंकि पेट्रोल के मालिक्यूल के दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही बड़ी आसानी से एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम पानी की मिसाल लें, वाटर की एग्जांपल डिस्कस करें, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल ऊपर एवेपोरेट नहीं हो पाते रूम टेम्परेचर पे। आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा।